everybody, welcome back to the channel Saral Seekho. I hope you all are doing absolutely great and fine. So I hope आप लोग अपनी समर हॉलीडेज बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कम ही लोग समर हॉलीडेज में जो है सिलेबस कंप्लीट करते हैं. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप है ना अपना सिलेबस भी ये जो समर हॉलीडेज है इसमें साथ के साथ कंप्लीट करते हुए चले. जो आपको टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें आप कंप्लीट और कवर कर लें, क्योंकि आगे जाके क्या होता है ना, फिर एग्जाम्स आ जाते हैं, आप एकदम से हॉलीडेज खत्म होते हैं तो आपका भी पढ़ने का मन नहीं होता, तो बर्डन हो जाएगा. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है. देखो, आपकी जो क्लास 8th की इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है पूर्वी, वो है ना कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, चैप्टर्स में डिवाइडेड नहीं है, यूनिट्स में डिवाइडेड है. और उन यूनिट्स में से जो फर्स्ट यूनिट है विट एंड विजडम, जो फर्स्ट यूनिट है विट एंड विजडम, इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विट दैट वन हर्ट्स. ठीक है, जैसे कि अभी आपने दो वर्ड्स यहाँ पे समझे, विट एंड विजडम, तो आपको बहुत सारे ये जो वर्ड्स हैं इनका बहुत सारे बच्चों को मतलब पता भी होगा, नहीं भी पता होगा. जो चैप्टर है वो किस बारे में है ये सब हम फटाफट से पढ़ते हैं. उससे पहले एक बात बता देते हैं, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में आएगा. पार्ट 1 हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा. एंड ये न्यू एनसीईआरटी है. ठीक है, तो चलो फटाफट से आगे पढ़ते हैं. सबसे पहले हमने दो वर्ड्स पढ़े, विट एंड विजडम. ठीक है, ये जो हमारी यूनिट है इसका नाम ही है. तो सबसे पहले हम समझते हैं विट का मतलब क्या होता है. द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड से और डू क्लेवर थिंग्स. देखो, विट एक तरह की एबिलिटी होती है, एक इंसान में क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो क्विकली सोच सकता है, क्लेवरली चीज़ों को सॉल्व कर सकता है और बात भी वो वैसी करता है. बेसिकली थोड़ा सा ह्यूमरस होता है जो इंसान और क्लेवर होता है, उसे हम बोलते हैं विटी पीपल. ठीक है, पहली बात तो विट एक क्वालिटी है और वो क्वालिटी जिसमें होती है उसे हम बोलते हैं विटी. ठीक है, WITTY. तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से इंसान क्विकली यानी कि जल्दी से सोचता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब जल्दी से तो सोचता है पर क्लेवर चीजें सोचता है. अगर उससे कोई सवाल पूछो तो बहुत ही ह्यूमरस सा जवाब देता है, मतलब बहुत सेंस वाला और लॉजिकल बहुत ज्यादा होता है. और ना मतलब जैसे अगर हमने कोई A से B पार्ट पे जाना है ना, तो हम नॉर्मल जो इंसान होंगे वो सीधा रास्ता चुनेंगे, पर जो विटी लोग होते हैं ना, मतलब इसमें शॉर्टकट ढूंढ के और पहुंच जाएंगे. तो विटी मीन्स द पीपल, विटी पर्सन कौन होते हैं, जो क्लेवरस होते हैं और जो क्या बोलते हैं थोड़े से ह्यूमरस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विटी पीपल. सेकेंड, विजडम आपने समझा होगा. विजडम भी एक एबिलिटी होती है. देखो, विट एंड विजडम आर द एबिलिटीज, पर जैसे अगर किसी इंसान में वो एबिलिटी है तो हम उसे विटी बोलेंगे. विजडम वैसे ही एक एबिलिटी है जिससे हम गुड डिसीजंस ले पाते हैं बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग. देखो, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स कोई भी हमारा फ्यूचर डिसीजन होता है उसमें हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि वो वाइज हैं. ठीक है, उनके पास वो विजडम है, उनके पास बेसिकली वो नॉलेज है. क्यों? क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस हमसे ज्यादा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमसे ज्यादा है, उनकी नॉलेज हमसे ज्यादा होती है. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विटी, यानी कि विट मतलब ह्यूमरस, क्लेवर, एंड विजडम मतलब एक्सपीरियंस और मतलब डिसीजन और द एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस. ठीक है, ये दो चैप्टर, ये जो दो वर्ड्स है ना, इनका मीनिंग समझना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यूनिट 1 में ही हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं. वो 3 चैप्टर्स, तीनों के तीनों चैप्टर्स विट एंड विजडम के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है विट दैट वन हर्ट. ठीक है, मतलब एक ऐसी विट यानी कि एक ऐसा ह्यूमरस ह्यूमरस प्ले या ह्यूमरस कोई भी ऐसी चीज हुई है जिसने लोगों का दिल जीत लिया. वन हर्ट्स. नाउ देखो, यहाँ पे आपने देखो, अगर आपका फर्स्ट चैप्टर और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो एक बात क्लियर कर देते हैं. हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये चेंज हुआ है कि ना कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें क्वेश्चन
क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी कराई जाती है, जिसकी वजह से ना एक तो दो फायदे होते हैं उससे कि हमारे को जो चैप्टर है उससे थोड़ा बहुत रिलेटेबल चीजें जानने को मिलती हैं, रिलेटेबल वोकैबुलरी जानने को मिलती है। सेकेंडली थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो देखो हमारे पास दो एक्सरसाइज है। सबसे पहले एक एक्टिविटी फर्स्ट जो है वो क्या है, सिलेक्ट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। बेसिकली हमने जो अभी विट का मतलब समझा उसके बेसिस पे आपको विट के और सिनोनिम्स ढूंढने हैं इस बॉक्स में से। तो देखो वैसे तो आंसर यहाँ गिवन है, पर हम एक एक करके साथ साथ में अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। तो देखो वाइस का मतलब और विजडम और विट ये सब एक ही सिनोनिमस वर्ड्स हैं, तो वाइस इसका होगा। सीरियस नहीं होता है, जो पर्सन विटी होता है वो सीरियस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्लेवर, यस, विट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तभी उसमें आया था क्लेवर। पावरफुल नहीं, पावरफुल का कोई यहाँ पे वो नहीं है सिग्निफिकेंस। विट का मतलब इज ऑल अबाउट क्लेवर, ह्यूमरस और माइंड से होता है क्विकली। तो पावरफुल यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ की बात होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं। ह्यूमरस, यस, हम बार बार बोल रहे हैं ह्यूमरस होना चाहिए वो, ठीक है। व्यंग बेसिकली होता है ना, जो मतलब आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े उसे सोचने के लिए, पर वो उसके लिए बहुत ईजी होता है वो। स्टबर्न यानी कि जिद्दी होता है, उसका भी कोई वो नहीं है यहाँ पे। करेजियस यानी कि बहादुर होता है। ओके कोई बात नहीं। ऑब्जर्वेंट, यस, जो विटी लोग होते हैं वो ऑब्जर्वेंट बहुत होते हैं, मतलब वो बोलेंगे कब, जब बोलेंगे तो ह्यूमरस बोलेंगे, पर वो ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी चीजें। चार्मिंग हो सकते हैं, हाँ, मतलब उनकी जो ये क्वालिटी है कि वो विटी हैं तो वो बहुत चार्मिंग हो सकती है, यस। ओके, क्रिएटिव, ऑफ कोर्स, जब कोई इंसान ह्यूमरस होता है, बेसिकली कोई मतलब चीजों में कभी कभी हंसाता है, कभी कभी बहुत लॉजिकली सोचता है, तो उसमें क्रिएटिविटी दिखती है, तो क्रिएटिव। पंचुअल मतलब टाइम पे होना, हर चीज टाइम पे करना, टाइम पे आना, तो वहाँ यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है। यस, कॉन्फिडेंट होते हैं वो इंसान, और एनर्जेटिक इज नॉट रिलेटेड टू दिस। तो ये जो वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं, वो वाइस, क्लेवर, कॉन्फिडेंट, ह्यूमरस, ऑब्जर्वेंट, चार्मिंग एंड क्रिएटिव, ये सारे किसके, विट के क्या है, सिनोनिम्स आप समझ लो ऐसे हैं, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी की तरफ हम चलते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें ना ऐसे क्लाउड्स में कुछ टेक्स्ट लिखा है, वो टेक्स्ट बेसिकली एक रिडल है। जैसे हम बचपन में पूछते थे ना, बताओ ये कौन, बताओ ये कौन, तो वैसे ही एक रिडल है, मतलब 4 रिडल है हमारे पास। तो आप देखो इनके आंसर्स ना अलग भी हो सकते हैं, पर हमें इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड्स जो होते हैं ना उन्हें कैच करके इनको आंसर देना है। अगर आप आंसर दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। तो देखो, आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी, मतलब आई को हमें पहचानना है कि वो कौन है, तो वो जो भी होगा वो फ्रेंड भी हो सकता है आपका, मतलब दोस्त भी हो सकता है, फो यानी कि दुश्मन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप मुझे कैसे यूज करते हैं। वो आपकी लाइफ में हंसी भी ला सकता है और पेन भी ला सकता है। बताओ कौन है वो, तो वो वर्ड्स है। देखो इसका आंसर अगर हम चैप्टर से रिलेटेड ना दे तो फायर भी हो सकता है। देखो फायर फ्रेंड भी होता है और फो भी होता है, पर क्योंकि हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो वो वर्ड्स होंगे। देखो वर्ड्स क्या होते हैं, अगर आप अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, लोगों को ग्रीट करेंगे, उनसे अच्छा बिहेवियर रखेंगे ना, तो आपके जो लोग हैं वो आपकी लाइफ जॉयफुल बना देंगे, है ना। क्या बोला है, वो आपकी लाइफ, वर्ड्स जो है वो आपकी लाइफ जॉयफुल भी बना सकते हैं और पेनफुल भी बना सकते हैं। तो अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे तो आपकी लाइफ जॉयफुल बन जाएगी, और अगर आप गंदी तरीके से सबसे बात करते हैं, गंदे वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपकी लाइफ पेनफुल हो सकती है। तो बता कौन है वो, तो इसका आंसर है वर्ड्स ना। सेकंड रिडल है, व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैन नॉट बी सीन। ऐसी कौन सी चीज जो हमेशा आपके पास सामने रहती है पर आपको दिखती नहीं है, तो यस, फ्यूचर। ये फ्यूचर जो होता है बेसिकली भविष्य जो होता है, जैसे 9th है, अब आप 8th क्लास में, अब उसके बाद आपको 9th में जाना है, तो आपको पता तो है कि आपका फ्रंट है क्या, पर आपने कभी उसे देखा नहीं है। आपने थोड़ी देखा है कि आप 9th में कैसे रहोगे, आप कितने अच्छे बच्चे रहोगे, ठीक है, तो आपको पता तो है पर आपने देखा नहीं है। तो फ्यूचर इज द थिंग जो आपके सामने हमेशा रहती है, आपको पता रहती है पर आपने कभी उसे देखा नहीं होता है। नाउ थर्ड रिडल है, आई कैन बी मेजर्ड
मेरे को कोई भी नाप सकता है, मेरे को कोई टच नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बी टच्ड, आई कैन बी स्पेंट। मेरे को मतलब कोई स्पेंट यानी कि मतलब बिताना, ठीक है, मतलब मैं बीतता हूँ। ये स्पेंट वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा क्या हो सकता है। आई कैन नॉट बी सेव्ड, और मुझे बचाया नहीं जा सकता। तो व्हाट इज दैट? टाइम। देखो टाइम वेस्ट होता है, तो अगर वो टाइम वेस्ट होता है, जो वेस्ट हुआ टाइम है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो टाइम को हम कभी भी सेव नहीं कर सकते। जो टाइम है उसमें अगर आपको कुछ करना है तो आप करो, ठीक है। आप टाइम को टच नहीं कर सकते, आप टाइम को मेजर कर सकते हैं थ्रू क्लॉक, ठीक है, और वॉच, और आप टाइम को स्पेंड तो करते ही हो। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट वन, व्हाट हैज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट। ऐसी कौन सी चीजें जो आप अपने पास रखने से पहले शेयर करना जरूरी समझते हो? तो वो है सीक्रेट। सबके पास कोई ना कोई सीक्रेट होता है, पहले आप सोचते हो कि मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं, किसको बताऊं, है ना। तो सीक्रेट इज द राइट आंसर। तो ये कुछ दो एक्सरसाइजेस थी जो आपके बुक के स्टार्टिंग पेजेस में होती हैं। अब हम फटाफट से टेक्स्ट पढ़ते हैं कि टेक्स्ट क्या है। मतलब जो आपका बुक की जो स्टोरी है, विट दैट वन हर्ट्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये है हमारी यूनिट 1 विट एंड विजडम, और इसका ये फर्स्ट चैप्टर है द विट दैट वन हर्ट्स। ये जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं ये हम कर चुके हैं। नाउ अब हम फटाफट से अपना जो टेक्स्ट है वो रीड करेंगे, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस रीड से। हाँ, चले स्टार्ट करें। तो आप ध्यान से सुनना, है ना। द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनोन्ड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ, कल्चरल अचीवमेंट्स। Among its many illustrious rulers, Krishnadev Rai stood out as a wise and powerful monarch. ध्यान से सुनना बच्चे। जो विजयनगर एम्पायर था ना, विजयनगर एम्पायर बेसिकली जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और स्पेशली जब आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें विजयनगर एम्पायर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्योंकि मतलब ये जाना जाता है, रिनोन्ड यानी कि ये जाना जाता है किसके लिए? इसकी ग्लोरी, ठीक है। इसके पास जो वेल्थ थी, इस एम्पायर के पास जितना भी पैसा था, जितना भी कल्चरल अचीवमेंट्स थे, उनकी वजह से ये पूरे इंडिया में फेमस है। स्पेशली जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें विजयनगर एम्पायर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और साउथ इंडिया की हिस्ट्री जो है वो इसके बिना इनकम्प्लीट सी ही है, ठीक है। तो ये विजयनगर एम्पायर था उस टाइम पे। इसमें बहुत सारे इलस्ट्रियस रूलर्स आए। इलस्ट्रियस रूलर्स यानी कि बहुत रूलर्स, मतलब इलस्ट्रियस रूलर्स वो होते हैं जिन्होंने कोई बड़ा काम किया हो, जिन्हें आज तक याद करा जाता हो, ठीक है। हमेशा एक एम्पायर को रूल करने के लिए बहुत सारे किंग्स आते हैं, पर हम कुछ स्पेसिफिक किंग्स की बात क्यों करते हैं? क्योंकि या तो उन्होंने कोई वॉर लड़ा होगा, या फिर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा बहुत ज्यादा, या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ गंदा काम किया होगा, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में बहुत इलस्ट्रियस रूलर्स आए, यानी कि बहुत ही रेस्पेक्टेड और फेमस रूलर्स यहाँ पे रूल करते थे, जिनमें से एक थे किंग कृष्णदेव राय, ठीक है। इन्होंने कब तक रूल करा? 1509 से 1529 तक। स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। उस टाइम पे मोनार्की चलती थी, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, मोनार्की चलती थी उस टाइम पे। तो वो जो कृष्णदेव राय थे वो बहुत ही वाइज यानी कि होशियार, बहुत ही दिमाग के तेज और पावरफुल, बहुत ही मतलब उनकी जो आर्मी वगैरह थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो किंग थे। His reign is often referred to as the golden era of the विजयनगर एम्पायर, ठीक है। जो विजयनगर एम्पायर मतलब उनका शासन माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा था, गोल्डन टाइम पीरियड था विजयनगर एम्पायर का, उनका जब शासन चलता था उस टाइम पे। अ टाइम व्हेन आर्ट, अब क्यों माना जाता है? क्योंकि उस टाइम पे आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड हुआ, यानी कि कृष्णदेव राय जो किंग थे उन्होंने वहां पे किसका फ्लरिशमेंट किया, यानी कि किसकी एनहेंसमेंट करी? वहां की जो आर्ट है, वहां की लिटरेचर जो है, जो आर्किटेक्चर है उसकी, ठीक है। तो कुछ किंग्स ऐसे होते हैं, हमेशा याद रखना जब आप और डीप हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ किंग्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लाते हैं, कुछ किंग्स होते हैं जो वॉर वगैरह में बहुत बड़ा चेंज लाते हैं, कुछ किंग ऐसे होते हैं जो आर्ट, लिटरेचर और जो मतलब ऐसी चीजें होती है ना जो बहुत ज्यादा फेमस हो सकती है वर्ल्ड वाइड, पर लोग उन पे ध्यान नहीं देते, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो उनमें से ही एक कृष्णदेव राय थे। अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय वाज नॉट ओनली अ एमिनेंट
वॉरियर बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट। ठीक है, तो जो कृष्णदेव राय थे वो सिर्फ एमिनेंट यानी कि फेमस वॉरियर नहीं थे, मतलब सिर्फ वो किंग नहीं थे, वो एक पोइट भी थे। गिफ्टेड पोइट यानी कि वो गॉड गिफ्ट होगा, मतलब वो पोइट थे, उनको अच्छा लगता होगा लिखना। His works such as the epic, अब उनके वर्क्स यानी कि उन्होंने क्या क्या एज अ पोएट रचनाएं करी हैं, उनके क्या क्या एपिक्स रहे हैं, उनके क्या क्या काम रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 1 मार्क में 2 मार्क में पूछा जा सकता है। तो क्या क्या रहे हैं, अमुक्तदा और संस्कृत, एक तो एपिक था अमुक्तमाल्यदा और एक संस्कृत ड्रामा था जम्बवती परिणयम। ठीक है, तो ये दो उनके बहुत ही मतलब उनके बहुत ही हिस्टोरिकल वर्क्स रहे हैं जिन्हें अभी भी याद करा जाता है। द आर अक्लेम्ड इवन टुडे, मतलब अभी भी उन्हें पढ़ा जाता है, याद करा जाता है। तो ये कृष्णदेव राय और विजयनगर एम्पायर का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अब हम आगे चैप्टर पे चलते हैं। Krishnadev Rai's court has home to 8 celebrated poets collectively known as अष्टदिग्गज। तो जो कृष्णदेव राय थे उनके जो कोर्ट था, उनके कोर्ट में 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स बैठते थे, यानी कि सेलिब्रेटेड पोइट्स यानी कि बहुत ही नोन और बहुत ही टैलेंटेड पोइट्स उनकी कोर्ट में बैठते थे, और वो 8 थे इसलिए हम उसे अष्ट बोलते थे। और दिग्गज यानी दिग्गज वो लोग होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज्यादा सुपीरियर हो, मतलब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। तो वो पोइट्स ऐसे इसीलिए उन्हें बोला जाता था अष्ट दिग्गज। These poets including, अभी जो poets थे वो कौन कौन से थे देखो, वो पढ़ते हैं अलसानी पेठेना, तेनाली रामकृष्णा, ठीक है, enrich the literary tradition with their masterpieces, ठीक है। तो इनमें से कुछ पोएट्स थे जैसे कि अलसानी पेठाना एंड तेनाली रामकृष्णा जो थे, इन्होंने लिटरेरी ट्रेडिशन यानी कि जो भी लिखने वाली चीजें होती हैं, पढ़ने वाली चीजें होती हैं, विद देयर मास्टरपीसेस, इन्होंने लिटरेरी ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा एनरिच करा, यानी कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया उनके जो वर्क्स थे उनके मास्टरपीसेस के थ्रू। तेनाली रामकृष्णा in particular was known for his quick and wit ह्यूमर, ठीक है। तेनाली रामकृष्णा इसलिए और फेमस थे क्योंकि उनका जो ह्यूमर था, और वो कैसे पर्सन थे, विटी पर्सन थे, उनका जो क्विक विट था और ह्यूमर था वो बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट, इसकी वजह से इनकी ह्यूमर, इनकी विटी, ये क्योंकि विटी थे और ह्यूमरस थे, इसकी वजह से किंग की जो कोर्ट था, किंग का जो कोर्ट था, इनकी एक स्पेशल प्लेस होती थी वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो टैलेंटेड होता है उसे किंग जो होते हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। एंड अ विटी एडवाइजर, और वो एज अ पोएट भी थे उस कोर्ट में और एक विटी एडवाइजर की तरह भी वहां पे काम करते थे। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली अनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स मेड हिम बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो उनके क्लेवर सॉल्यूशंस थे, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होती थी, उनके जो क्लेवर सॉल्यूशंस होते थे वो अनसरमाउंटेबल थे। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है अनडिफीटेबल, अनडिफीटेबल मतलब ऐसे सॉल्यूशंस होते थे उनके कि उनके आगे मतलब कोई फिर कुछ बोल नहीं सकता था, कोई सॉल्यूशंस नहीं दे सकता था, उनके आगे सारे सॉल्यूशंस फेल थे, ठीक है। और वो कैसे सॉल्यूशंस देते थे, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो इनसरमाउंटेबल हो, यानी कि इनडिफीटेबल हो, अनडिफीटेबल हो, ऐसी प्रॉब्लम्स के वो इतने आसानी से और क्लेवरली सॉल्यूशंस देते थे। इवन द वाइजेस्ट रूलर फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी at one such time the king had a quarrel with his queen। देखो अब उन्होंने एक ऐसे मोमेंट में भी अपना जो वो है अपना ह्यूमर वहां पे यूज करा, जब किंग की किससे लड़ाई बेसिकली थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, किससे, क्वीन से। क्वारल यानी कि झगड़ा। थिरुमल्लम, okay, now Thirumalambal over a seemingly trivial matter, ट्रिवियल मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, जो जरूरी ना हो। तो क्या हुआ, अब देखो क्या होता है। तो जो The king had a quarrel with his queen, ठीक है। तो किंग का किससे झगड़ा हो गया, क्वीन से, जिनका नाम था थिरुमलम्बल।
ठीक है। और बहुत ही ट्रिवियल मैटर यानी कि बहुत ही बेकार से और अनइम्पॉर्टेंट मैटर पे उनका झगड़ा हो गया। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। अटर यानी कि कुछ भी बोला ही नहीं उन्होंने, मतलब बहुत हफ्तों तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं अपनी वाइफ से यानी कि क्वीन से। एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। और इसी की वजह से, उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उनके गुस्से की वजह से वो ना ही उनके पास जाते थे। His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridor seemed quiet and forlorn. ठीक है। His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. ठीक है। तो क्या बोला है कि क्योंकि झगड़ा हो गया था, किंग क्वीन से बात नहीं करते थे, ना उनके पास जाते थे, तो वो जो इतना चीयरफुल कॉरिडोर रहता था, इतना जो एकदम चहकता महकता जो पैलेस था किंग का, वो कुछ दिनों के लिए शांत पड़ गया एकदम। फॉरलॉर्न यानी कि लोनली हो गया। अब देखो, Thirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. ठीक है। जो उनकी क्वीन थी उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी। पहली बात तो बहुत ज्यादा सैड थी, डिस्ट्रॉट यानी कि सैड, वो बहुत ज्यादा सैड थी और अपसेट थी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि कैसे भी वो इशू को रिजॉल्व करें विद नो अदर ऑल्टरनेटिव। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो किसके पास गई? द ग्रेट तेनाली रामा के पास, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो कोर्ट के इतने टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो हमारी तो कर ही देंगे। द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट रामा लिसन्ड पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। देखो, जब वो क्वीन जो है वो तेनाली रामा के पास जाती हैं और अपना पूरा का पूरा इंसिडेंट बताती है कि क्या हुआ, तब वो बताती हैं कि इंसिडेंट क्या हुआ। तो हम देखते हैं वो जो उन्हें बता रही है ना, हम समझते हैं कि उनका झगड़ा एक्चुअल में हुआ क्यों है, हमें भी नहीं पता है ना। देखो, द किंग रोट अ पोम, she began, her voice trembling, it was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. देखो क्या हुआ, किंग ने एक पोएम लिखी थी, she began her voice trembling। ठीक है, उन्होंने बताना शुरू करा तेनालीरामा को कि क्या हुआ। तो किंग ने एक पोएम लिखी थी, it was filled with vague expressions। तो क्या थी वो पोएम्स? मतलब वो जो पोम थी वो उसमें अनक्लियर एक्सप्रेशंस थे, मतलब कुछ समझ में से नहीं आ रही थी। क्या था? जैसे कि सन, मून, स्टार्स आर ब्यूटीफुल बट इट मेड नो सेंस। व्हेन ही ट्राइड reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. It was late evening when he came to me। तो बता रही है कि उन्होंने वो जो पोम थी वो अपने मिनिस्टर्स के सामने भी सुनाने की कोशिश करी थी, पर सबने उन्हें अवॉइड कर दिया था और एक्सक्यूजेस दे दिए थे। इसलिए शाम को जब वो जो कृष्णदेव राय थे वो क्वीन के पास जाते हैं, ठीक है, सीकिंग एन ऑडियंस, यानी कि उन्हें एज अ ऑडियंस समझ के कि वो जाते हैं कि कोई किसी ने मेरी पोएम नहीं सुनी तो ये तो जरूर सुनेंगी मेरी पोएम। कौन? क्वीन। ही बिगैन रिसाइटिंग इट टू मी। तो कृष्णदेव राय जैसे ही क्वीन को पोएम सुनाने लगते हैं, इट वाज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे दैट आई यॉन्ड। तो क्या होता है, झगड़ा ये इसी बात पे हुआ कि वो इतना थक चुकी थी, ऑब्वियसली वो शाम को जा रहे थे, शाम को उनके पास गए थे सुनाने, तब तक क्वीन जो है वो थोड़ी सी थक गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा टायरिंग डे था। तो इसलिए जस्ट क्वीन ने यौन किया, बेसिकली उबासी लेते हैं ना, तो बस उतना करा एक बार, नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स। सॉरी, उन्होंने एक बार नहीं, मतलब बहुत बार किया, मतलब बहुत बार उन्होंने यौन किया। द किंग थॉट आई वाज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। तो किंग ने सोचा जैसे मिनिस्टर्स ने मेरी पोम नहीं सुनी, मुझे अवॉइड करा, वैसे ही क्वीन जो क्वीन है वो भी मेरी पोम नहीं सुन रही है। तो किंग को गुस्सा आया और वो चले गए वहां से। उस दिन से किंग जो है, किंग ने उनसे बात नहीं करी है और अभी तक मतलब उनका झगड़ा क्वेरल चालू ही है।
If I had known this would happen, I would have to choose another day. Help me please रामा। तो वो क्वीन कह रही है कि अगर मुझे पता होता ऐसा होने वाला है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो प्लीज अब तुम ही मेरी हेल्प करो। कौन किससे हेल्प मांग रही है? वो तेनालीरामा से। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द किंग। वो कह रही है कि तुम ही किंग को समझा सकते हो। यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम ही किंग को समझा सकते हो। नाउ रामा nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness, but this needs a well planned approach. ठीक है, रामा ने बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं किंग को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर ये पूरा एक वेल प्लान होना चाहिए, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि किंग को समझाना है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। रामा कह रहे हैं ऐसा क्वीन से कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाने में। तो क्वीन ने ऐसा बोला, तो क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा अग्रीड। ठीक है, अब क्योंकि क्वीन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो रामा की बात मान गई और उसने टाइम दे दिया। एंड थैंक हिम प्रोफ्यूजली। ठीक है, थैंक हिम प्रोफ्यूजली यानी कि बहुत मतलब दिल से उन्होंने शुक्रिया करा उनका। प्रोफ्यूजली यानी कि इन लार्ज अमाउंट। थैंक हिम इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा दिल से उनका शुक्रिया करा, क्योंकि उनके पास कोई भी और ऑप्शन अभी तक तो नहीं था। ठीक है, अब जो भी ड्रामा होने वाला है इसके बाद वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जो भी ड्रामा का प्लान होने वाला है इसके बाद वो हम किस में देखने वाले हैं? नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो और चिंता मत करो, बिल्कुल भी नेक्स्ट पार्ट ऐसा नहीं है बहुत दिनों बाद आएगा, फटाफट से कल मोस्ट प्रोबेबली या मैक्स टू मैक्स परसों फटाफट से आ जाएगा। आपको वीडियो मिलते ही उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो है वो पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम देखेंगे रामा ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई और किंग फिर मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए अगर आपको चैप्टर समझ में आया, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है या इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है या ऐसा क्यों है, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। अभी हम पार्ट 2 का वेट करना, बहुत जल्दी ही पार्ट 2 आएगा। ठीक है, और प्लीज चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप और भी अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे आपको क्लास 8 से रिलेटेड एज वेल एज 9 से रिलेटेड मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।